कि 1000 से ज़्यादा सर्जरीज कि वो पुराने वाले डॉक्टर साहब लोगों का दिन लग गया जो जीप देख के इलाज किया करते थे। हमने यहाँ पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है पाकिस्तान से। बीइंग अ डॉक्टर सतीश नायक जी देश की सेवा कैसे करेंगे? नमस्कार, ये सुनिए है आशुतोष नाम है हमारा। आप देख रहे हैं हमारे साथ किस्से कहानी और बातों का हमारा नया कार्यक्रम बदकही, जिसमें हम बात करेंगे समाज के उन अग्रणी लोगों से जो समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व सह प्राचार्य डॉक्टर सतीश नायक। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सतीश नायक जी का। सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद हमारे व्यूअर्स को दे दें। Thank you, Ashutosh. Thank you so much for inviting me for your podcast. मेरा नाम सतीश नायक है, उसमें डॉक्टर लग चुका है, अब मैं डॉक्टर सतीश नायक हूँ। मैं पेशे से न्यूरोसर्जन हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मैंने MBBS करी, जो कि मैंने सैफे इटावा से करी है। उसके बाद फिर मैंने जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग ली है 3 साल की, जो कि GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से है। उसके बाद में फिर न्यूरोसर्जरी की तरफ रुझान गया कि न्यूरोसर्जन मेरी एक चॉइस थी कि न्यूरोसर्जन बनना है, तो उसके लिए फिर MCH की पढ़ाई होती है, जो कि मैंने RML लखनऊ से करी है। और मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ से गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर पे ही मेरा गांव है। मेरी स्कूलिंग भी मेरे गांव के पास में कौड़ीराम छोटा सा कस्बा है, वहाँ से हुई है। सर, हम जब पहली बार मिले थे तो मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि शिक्षा के दौरान ही आपको एक बार US जाने के भी ऑप्शन आए थे। तो सर, ऐसा क्या था कि आप US का ऑप्शन छोड़ करके पुनः वापस गोरखपुर लौट आए? देखिए आशुतोष जी, ऑप्शंस तो थे वो, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फादर हमारे किसान थे, और 3 ऋण तो आपने सुना होगा, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, और चौथा ऋण जो मेरे ख्याल से है वो जन्मभूमि का भी एक ऋण रहता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। और मेरा एक ये भी था, मेरे स्कूलिंग के टाइम से ही मुझे ये था कि भाई मुझे अपने इस जगह के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब इस लेवल पे मैं आ चुका हूँ तो मैं क्यों, मतलब जो सारी पढ़ाई मैंने अपने ही एरियाज़ में करी हैं, यूपी वाले एरियाज़ में ही करी हैं, तो मैं अपनी जो चीज़ मैंने अपने गेन किया है उसका मैं जो सीधा सा जो वो आता है, फ़ायदा होता है, वो क्यों ना मैं अपनी जहाँ से मैंने सारी चीज़ें करी हैं उन्हीं लोगों को मिले। तो सर, आप पिछले 4 सालों से गोरखपुर में कार्यरत हैं और आप गोरखपुर को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, चूँकि आपकी मातृभूमि भी है ये। तो आप गोरखपुर के वर्तमान हेल्थ सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत बचपन से ही देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि गोरखपुर इतना ग्रो किया है, हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। लेकिन अभी आए दिन सुनने में आता रहता है कि भाई एम्बुलेंस ने मरीज़ को यहाँ पे भेज दिया, इस हॉस्पिटल में भेज दिया, वो भेज दिया, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लगती हैं। अब उस चीज़ को मिटाने का सिर्फ एक तरीका मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए कि भाई जो भी पेशेंट्स एम्बुलेंस से आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कहाँ के लिए रेफ़र किया गया है। जी भाई कोई भी डॉक्टर्स अगर रेफ़र करता है तो एक अच्छे अस्पताल के लिए उसको रेफ़र करता है। बीच में कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कि मरीज़ के अटेंडेंट को बरगला देते हैं कि अरे वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ काम नहीं है, जबकि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पे। पहले बीआरडी में भी थे? बीआरडी में था, तो बीआरडी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पे। तो सिंपली वहाँ जाएँ, इधर उधर मतलब एम्बुलेंस के जो ड्राइवर बोलते हैं, जो वहाँ के शरारती तत्व जो चीज़ बोल रहे हैं, उन पे कुछ भरोसा मत करिए। जो भरोसा करना है आपको अपने डॉक्टर्स पे करना है। जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो आज के समय आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की नई वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, उसकी जो पहली सर्जरी थी वो डॉक्टर साहब के द्वारा ही हुई थी। तो सर, उसके बारे में बताएं कि कैसे आपके द्वारा ही वो सर्जरी स्टार्ट हुई गोरखपुर में? देखिए, वो मुझे पता चला था कि भाई एक PMSSY है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, हर एरियाज़ में खोले जा रहे थे। तो पता चला कि गोरखपुर में भी ऐसा है। और हम लोग जैसे ही हम लोग आने के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया तो ये चैलेंजेस तो बहुत सारे थे वहाँ पे, लेकिन ये था कि कोविड के टाइम के बाद से भी हम लोगों का वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई। 2021 में वो स्टार्ट किया गया है। धीरे धीरे OPDs, मेरी जो फर्स्ट डे की OPD थी 10 पेशेंट थे, और जब मैं वहाँ से रिलीज़ हुआ हूँ तो वहाँ पे 250 पर डे की OPD हम लोग देखते थे। तो इतना वो हो चुका था। और सर्जरीज जो स्टार्ट हुई थी उसमें चैलेंजेस थे, लेकिन हाँ ईज़िली स्टेप बाय स्टेप जो है उसको पूरा किया गया, और जो सर्जरी वहाँ स्टार्ट होगी, अभी जो सर्जरीज चल रही है वो बहुत ही नियमित रूप से वहाँ पे चल रही है। सर, संचार क्रांति अपने अग्रतम रूप पे पहुँच चुकी है, डिजिटलाइजेशन अपने पीक पे है।
इसका असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पे भी देखने को मिला है। बच्चों के पास से किताबें दूर होकर के लैपटॉप और टैबलेट पहुंच चुके हैं और इस डिजिटलाइजेशन का बच्चों के स्वास्थ्य पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। सर्वाइकल जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट क्या होंगे, जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताने की कृपा करें। देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई बचाव करना ज़्यादा ठीक रहता है अनटिल अनलेस कोई बीमारी हो, तो एक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सही कह रहे हैं आप, और उसी पे हमें फोकस रहना है। जैसे कि नो डाउट डिजिटलाइजेशन है तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो क्यों नहीं हम उसके फ़ायदे को ही यूज़ करें। जैसे कि अगर हम लोग लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं तो कुछ एक डिस्टेंस रहना चाहिए, 12 सेंटीमीटर्स के अराउंड का डिस्टेंस रहे। पोस्चर अपना सही रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम बेड पे लेट के पढ़ रहे हों, गर्दन झुका के पढ़ रहे हैं। एक सही अपना जो स्टडी टेबल रहता है उसके ऊपर एक स्टैंड आता है, स्टैंड पे लगा के हम लोग पढ़ें। हाँ, और बीच बीच में जैसे लेक्चर भी आपने देखे होंगे 45 मिनट्स या 1 आवर्स के ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो इसलिए होता है कि माइंड को एक गैप चाहिए फुलफिल होने के लिए। तो उस समय हमें भी यही कहना है कि 2-2, 3-3 घंटे तक सिस्टम पे नहीं बैठा जाए। बीच में हम चाय पीने के लिए उठ गए, पानी लेने के लिए उठ गए, तो हमारे स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, हमारी आंखों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। वो क्या सुबह और शाम वाली पढ़ाई में भी कोई रोल है इस न्यूरो बिल्कुल, आजकल तो मैं देख रहा हूँ जैसे हमारे घर में भी बच्चे हैं तो उन लोगों का क्या रहता है कि वो सोचते हैं कि लेट नाइट पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है, वेरी कॉमन। और जबकि हमारे टाइम पे उल्टा था उसका। हम लोग सोचते थे अर्ली मॉर्निंग उठें, 4 बजे उठते थे, 7-8 बजे तक हम लोग 3 से 4 घंटा वो चीज़ें रहता था। और वही एक स्टडी भी हम लोगों ने देखी है, जो मॉर्निंग आवर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका 4 घंटा, और जो रात में बच्चे पढ़ते हैं उनका 8 घंटा, दोनों डबल का डिफरेंस आता है। और थोड़े से जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि हार्मोन्स भी जो हमारे होते हैं वो नाइट टाइम में कुछ अलग रहते हैं, डे टाइम में हमारे अलग रहते हैं। तो रात हमेशा सोने के लिए बनाई गई है, जिसमें मेलेटोनिन वगैरह रिलीज़ होते हैं। अगर हम जगेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, वो हमारे साइड इफ़ेक्ट सेहत पे ज़रूर आएंगे। सर, आजकल हम देखते हैं कि वो पुराने वाले डॉक्टर साहब लोगों का दिन लद गए जो जीभ देख के इलाज किया करते थे। हमने खैर वैसे डॉक्टर्स देखे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, जनता की ऐसी धारणा है कि बिना टेस्ट के डॉक्टर साहब लोग इलाज नहीं करते। लेकिन मैं जब आपके क्लिनिक पे गया था तो वहाँ पे जो मरीजों से हमने पूछताछ की, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब बड़े रेयर केस में, और न्यूरो के डॉक्टर हैं तो और भी रेयर केस में कोई जांच लिखते हैं। खैर आपकी तो कोई भी जांच ब्लड से रिलेटेड होती नहीं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन आप सिटी स्कैन और MRI के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ तक ये जाँचों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ में आए हैं। कुछ पेशेंट्स, आज तो जी हम लोग मजाक में भी ले लेते हैं, पेशेंट आते हैं कहते हैं साहब हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें लगता है ट्यूमर हो गया, हमारा CT स्कैन करा लीजिए जी। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि पेशेंट हमें एडवाइस है। हमने बताया कि कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होना एक प्रकार का ऐसा नहीं है कि आपको ट्यूमर ही हो जाएगा। जी। तो फिर हम उसको बताते हैं कि देखिए CT स्कैन बहुत ऐसा नीड नहीं रहता है कि आपको CT स्कैन कराना है। आपको ये तो दिख रहा है कि CT स्कैन में आपका ब्रेन दिख जाएगा, लेकिन आपने कितना रेडिएशन ले लिया उसको आपको आइडिया नहीं है। और पूरी दुनिया जानती है कि रेडिएशन से हमें बचना है। आप फ़ोन चला रहे हैं, ये सब चला रहे हैं, रेडिएशन से हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें बचना चाहिए वहाँ तक बच सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिस पे हम लोग एडवाइस करते हैं कि CT स्कैन कराना है कि MRI कराना है। जैसे बीच में कुछ लोगों ने पूछा कि सर CT स्कैन बेटर होता है कि MRI बेटर होता है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमें क्या चीज़ें हमें देखनी है। जैसे स्ट्रोक का पेशेंट आया है, सब कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। तो अगर स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है, हमें लग रहा है कि भाई एक साइड का उसका हिस्सा काम नहीं कर रहा है, फेस पे टेढ़ापन आ रहा है, आवाज़ जो है बिल्कुल स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, उस केसेस में हम लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी पता चल सके। MRI में टाइम लगता है, आधे घंटे का टाइम लगता है, तो हम लोग CT स्कैन करा के उसको देख लेते, वो विदिन अ मिनट हो जाता है CT स्कैन, और हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हुआ क्या है। सर, अभी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपने बात की, तो ऐसा मैंने भी देखा है, और 2021 के बाद पहले या तो पेपर्स में आते नहीं थे या अब आने स्टार्ट हो गए हैं। क्या कोविड के इंजेक्शंस का कोई ऐसा साइड इफेक्ट है कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ से गए हैं, और यदि बढ़ भी गए हैं तो क्या इसके अर्ली कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके माध्यम से हम ये जान पाएँ कि पेशेंट्स को ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कोविड टाइम से जैसे कि पूरी आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कोविड टाइम से जो लोग हैं वो अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। सर्दी खांसी पहले ऐसा था, लोग डॉक्टरों के पास में चले जाते थे, फिर उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी रहता है।
तो कुछ ना कुछ कोविड टाइम से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि लोग अवेयर तो हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। हाँ, स्ट्रोक के केसेस थोड़े से वो चीज़ें हुई हैं, ये पहले भी थे। अभी क्या है, अभी टेम्परेचर का वेरिएशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं और उसके लक्षण बहुत ही सिंपल रहते हैं, जैसे कि फेस का टेढ़ापन होना, एक साइड में वीकनेस होना, बैलेंसिंग में दिक्कत होती है, चलने में लड़खड़ाहट हो जाएगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाता है। तो इससे एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, पेशेंट को दिक्कत हुई है। अब इनको क्रूशियल टाइम क्या है कि क्रूशियल टाइम डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रोक कौन सा हुआ है। दो टाइप के स्ट्रोक की हम लोग चर्चाएं करते हैं। एक तो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। उसमें तो जितनी जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स के पास में जाएं उसका इलाज होता है। कुछ में सर्जरीज करनी पड़ती हैं, कुछ में दवाओं से ही काम। और एक होता है इश्मिक स्ट्रोक, जिसमें आप ये गोल्डन आवर्स की बात कर रहे हैं, वो इश्मिक स्ट्रोक के लिए रहता है, जिसमें ब्लॉकेज आ जाती हैं। उस ब्लॉकेज में क्या करना रहता है कि हमें, अगर पेशेंट हमारे 4 घंटे से पहले हमारे पास में आ गया तो कुछ हमारे पास में मेडिसिन्स रहती हैं कि हम उस मेडिसिन्स को दे देते हैं, तो वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है और पेशेंट को जो वीकनेस वगैरह रहती है वो रिजॉल्व कर जाती है। तो गोल्डन आवर्स हम लोग 4 आवर्स का लेके चलते हैं। तो आफ्टर ब्रेन स्ट्रोक जब आपके वहाँ से पेशेंट चला जाता है तो फिजियोथेरेपी का कोई रोल है? बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, क्योंकि हम लोग तो उस क्रूशियल टाइम को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिसको पेशेंट को जो वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ब्रेन से तो सेंट्रल सप्लाई उसकी ख़त्म हो जाती है, तो हमें पेरिफेरल सप्लाईज देनी रहती है। तो वो हमारा फिजियोथेरेपी वाले ही वो काम करते हैं और अच्छे से फिजियोथेरेपी रहती है। जैसे जैसे हमारा ब्रेन सेंटर काम करना स्टार्ट कर देता है, उसकी पावर अपने आप आने लगती है। अगर हम लोगों ने उस क्रूशियल टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं करी तो क्या रहते हैं कि अनयूज्ड पार्ट जो रहता है वो बिल्कुल ही वीकनेस होती चली जाएगी, डिसयूज एट्रोफी होने लगती है। तो इसलिए हम जो है फिजियोथेरेपिस्ट को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब हम अपने चैनल पे अपने व्यूवर्स के माध्यम से आप बताया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी विश्वविद्यालय के बच्चे थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ के और स्कूलों के बच्चे थे जो हमारे माध्यम से जुड़े हैं। तो उनका एक वाजिब सवाल था जो मैं उनके तरफ से पूछ रहा हूँ कि क्या उनको स्टूडेंट होने का फ़ायदा आपके माध्यम से कुछ मिलेगा, चूँकि आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं? जी देखिए, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही मतलब सभी के लिए एक चैलेंजिंग रहता है और सबको इस फेज़ से गुजरना ही रहता है। मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ। पॉकेट मनी बहुत ही लिमिटेड, हमारे टाइम पे तो पॉकेट मनी नाम की चीज़ नहीं रहती थी, लेकिन आजकल फिर भी पॉकेट मनी चीज़ है। तो उसमें वही लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम जा रहे हैं किसी को कंसल्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो लोग देखते हैं अरे डॉक्टर साहब की तो फीस ही इतनी है, हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो उस चक्कर में थोड़ा सा वो लगता है। और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें थी पहले से भी कि भाई जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट कार्ड लेके आता है तो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपनी ID दिखाएगा, स्टूडेंट बताएगा और वाजिब रहेगा तो हम लोग जो है उस पर डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, ताकि स्टूडेंट होने की वजह से या पैसे नहीं होने की वजह से वो ना दिखा पाए, ऐसा हमारे लिए नहीं है। स्टूडेंट्स पे बात आ ही गई है तो फिर उनका एक नया कल्चर है जिम जाना। हालांकि मैं नहीं जा पाता हूँ जिम, तो जिम जाते हैं बच्चे तो वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और फिर बच्चे ही नहीं, अच्छे खासे उम्र के मेरे से बड़े जो युवक हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो क्या इन सप्लीमेंट्स का न्यूरोलॉजी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट है या फिर नहीं है? क्योंकि अक्सर हम देखते रहते हैं कि पैरालिसिस होना स्टार्ट हो गया है, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा हम जानना चाहेंगे। देखिए, हर जगह पे जिम खुल गए हैं और जिम जाना बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, 2 टाइप के जिम करने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल, जैसा कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग करना, वो क्या है, वो उतना टाइम जिम में देते हैं, वो ज़्यादा से 4-5 घंटे वो लोग जिम करते हैं। उनके लिए सप्लीमेंट्स की तो नीड है और विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, जो कि उनके जो ट्रेनर रहते हैं, जो एडवाइस करते हैं, उनसे ही मतलब कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल, जैसे कि हम लोग जिम जा रहे हैं एज अ फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ लो वेट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे उसमें नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसे सप्लीमेंट्स की नीड है। जो भी सप्लीमेंट्स लेने हैं वो घर के बने हुए चने रहते हैं, पनीर रहता है, नॉन वेज हैं तो नॉन वेज के लिए चिकन वगैरह हैं, अंडे वगैरह हैं, उन सब चीज़ों का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है अनटिल अनलेस कि ये सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करें। अच्छा, गोरखपुर में अभी भी किसी को अगर गंभीर न्यूरो की समस्या आ जाती है और वो सच में उसको ऑपरेशन की नीड होती है, तो उस केस में डॉक्टर सतीश नायक किस माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उस गरीब मरीज को दिलवा पाएंगे जिससे वो अपना इलाज आपके माध्यम से करा पाए? क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या वाली हाल हो जाएगी। आपके माध्यम से भी कई स्टाफों की सैलरी जाती है, तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वो आपके पास आए और उसका ट्रीटमेंट हो सके? देखिए आशुतोष जी, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा योजना लेके आई है, आयुष्मान योजना, जिसमें जो है
भाई वो ये कहती है कि भाई पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलाज करना है, जो भी पैसा लगता है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो उसमें जो है 5 लाख तक का कवरेज उन्होंने दिया हुआ है और सभी को डिवाइड कर दिया है कि अगर आपको ये बीमारी है तो इतना पैकेज जो है हम हॉस्पिटल को दे देंगे, आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। और मैं ऐसे हॉस्पिटलों से संबंध भी हूँ कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है और उसे न्यूरो की दिक्कत है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, कोई उसमें चार्ज मतलब वो एडमिट होने के 3 दिन पहले और एडमिट होने के 15 दिन बाद तक उसमें तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जैसा उसका योजना है उसका पूरा फुलफिल किया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारी टीम के कुछ सदस्य हैं। अभिषेक हैं, ये हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर हैं। डॉक्टर अंकित सिंह जी हैं, ये शहर में प्रतिष्ठित चिकित्सक ये भी हैं। और प्रभात सिंह जी हैं, मेडिकल फील्ड से ये भी आते हैं। तो इनके भी कुछ प्रश्न हैं और ये आपसे अपने प्रश्नों की जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। सर, आजकल यूथ में नशे का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो क्या इससे न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती हैं नशे करने से? जी बिल्कुल, आपने सही चीज़ पूछा है। नशे से देखिए बड़े बुजुर्ग तो कह ही गए हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, दिक्कतें तो रहती हैं। और ब्रेन के लिए खासकर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सब नशे कर रहे हैं ना, तो ब्रेन जो है उम्र से पहले ही ब्रेन की एट्रोफी होने लगती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो 60 साल के एज का जो ब्रेन का जब हम लोग MRIs वगैरह किसी भी वजह से कराते हैं तो ब्रेन की एट्रोफी होने लगती है, यानी कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कम काम करने लगता है। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को भी याददाश्त की थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं, वो सभी के फैमिलीज़ में जो बड़े लोग हैं वो हैं। लेकिन जो लोग नशे कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं ब्रेन एट्रोफी उन लोगों को पहले ही स्टार्ट होने लगती है। तो उनकी याददाश्त में प्रॉब्लम आना, दिक्कतें होना, रूटीन टाइम अपना मेंटेन नहीं कर पाना, तो ये चीज़ें रहती हैं। ये ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी शरीर के लिए तो नुकसानदायक है। लीवर आपका डैमेज होगा, किडनी आपका डैमेज होगा, जहाँ से ब्लड फ्लो हमारा जाता है, हार्ट पे भी प्रॉब्लम आएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड फ्लो कम जाएगा, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए नशे की तो कोई भी एडवाइस नहीं है किसी भी चीज़ में। जी सर। बॉस, आजकल चूँकि मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ और शहर में कई अस्पतालों में काम करता हूँ, तो आजकल मैंने देखा है कि बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है। और फिर उसकी वजह से किसी किसी में रेडिएटिंग पेन होता है दोनों लोअर लिम्स में, और किसी किसी में ऐसा होता है कि मतलब सर्जरी करनी पड़ती है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स आते हैं या जो कंप्लेंट्स लेके आते हैं, सर्जरीज बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट, पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए या फिर वो। तो उसमें कहाँ तक आपको ये लगता है कि मतलब सारे बैक पेन्स में सर्जरी करनी पड़ेगी, या कहाँ कंट्राइंडिकेटेड है, या कहाँ पे सर्जरी होगी ही होगी? जैसे कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी का टाइम निकल गया, कभी कभी कुछ भी ऐसा भी बोलते हैं डॉक्टर्स। तो उसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं तो हमारे दर्शकों को इजी रहेगा। नहीं, और तो कुछ बात है ये चीज़ें जी नहीं, ठीक है। देखिए, सभी बैक पेन में सर्जरी की एडवाइस देना बहुत वो नहीं है, क्योंकि उसके बहुत ही सिंपल से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट हमारे पास में बैक पेन के साथ में आ रहा है। तो सबसे पहला तो हमारा ये रहता है कि वो बैक पेन हो किस वजह से रहा है। मसल स्पाज्म है, एक्सियल पेन है, भाई आप रेडिकुलर पेन बता रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी नर्व्स में कंप्रेशन है, इस वजह से वो रेडिएटिंग पेन हो रहा है। तो ये तो एक सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लोग रूल आउट करते हैं MRI करा के। MRI से हम लोग देख लेते हैं कि नसों में कितना दबाव है, ठीक है, और उसकी रूटीन एक्टिविटी वगैरह हैम्पर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि बताया कि बैक पेन के केसेस बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग अभी हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों में से कितने लोग बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज आजकल करते हैं? जो भी है हमारी रूटीन लाइफ में जो भी हमारे काम है वो आगे झुकने वाले ही हैं। पीछे जो बैक एक्सटेंशन रहता है, स्पाइन का जो एक्सटेंशन रहता है, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे उसमें। वो सिर्फ एक जगह से पॉसिबल है कि एक्सरसाइज हम लोग करें, एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह रहते हैं, उस चीज़ों के लिए करें। हाँ, जैसा कि है कि भाई सर्जरी कब वो रहती है, तो पहले तो हम लोग मेडिसिन से ही ठीक करते हैं। मेडिसिन का भी इंडिकेशन रहता है कि भाई हम लोग 6 वीक्स तक लगभग हम लोग दवाओं से उसको कोशिश करते हैं, रेस्ट करवाते हैं, रेस्ट करने से आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेडिसिन का कितना रिस्पॉन्ड आ रहा है, और उसकी प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और हम 6 वीक तक उसको वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग बुलाते रहते हैं, फॉलोअप में देखते रहते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ें करनी हैं। और MRI में जैसे इंडिकेशंस आते हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, कि हाँ अगर अभी तो पेन में है ये, उसके बाद उसके ब्लैडर बॉल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही डिज़ास्टर वाला साइन रहता है कि अगर ब्लैडर बॉल इन्वॉल्व के साथ में आए। जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से हैं कि भाई ना उसको लैट्रिन का पता चल रहा है, ना पेशाब का पता चल रहा है, तो उसमें तो सर्जिकल इंडिकेशंस है ही हमारे लिए कि भाई अब ये चीज़ें रूटीन एक्टिविटी भी उसकी हैम्पर्ड हो रही है, तो उसमें हमें सर्जरीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और
केसेस, नंबर ऑफ केसेस स्पाइन सर्जरीज के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्यों बढ़े, क्योंकि स्पाइन पे फोकस बढ़ा है लोगों का। पहले नहीं थे इतने भाई स्पाइन सर्जन, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे, लेकिन अब क्या है, अब उनका जो है नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं स्पाइन सर्जरी में रुझान भी ले रहे हैं। पहले क्या है, रेफरल बहुत ज़्यादा होते थे। गोरखपुर से ही मैं देखता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं पीजीआई, लखनऊ, इधर उधर जाके सर्जरीज करा लेते। लेकिन अब गोरखपुर भी इतना हब बन चुका है कि स्पाइन सर्जरीज वगैरह बहुत ईजिली हो रही है, एंडोस्कोपिक हो रही है, माइक्रोस्कोप आ गए हैं ना, जो छोटे से चीरे के साथ में हम लोग जो नसों में दबाव हटा देते हैं और आदमी जो है नेक्स्ट डे से अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस। सर, जैसा आपने बताया शुरू में ही कि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो गांव में काफ़ी कॉमन ये देखने को मिलता है कि मिर्गी और झटका, ये दोनों बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्या इसका प्रायर साइन और सिम्टम होता है, और क्या दवाओं से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, या फिर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। पहले तो जैसे हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो गांव में क्या करता है कि आदमी कहता है इसको ऊपरी हो गया है जी, इसको सुखैती करवा लिया जाए, इसको झड़वा लिया जाए, जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज बोलता है, अरे बाबा के पास ले चला, जो गोरखपुर के लोग समझते होंगे बाबा के पास ले चला, वो झाड़ दिए तो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है। मिर्गी के कुछ लक्षण होते हैं कि हाथ पैर का टेढ़ा होना, चेहरे का टेढ़ापन होना, झाग आना, बेहोशी हो जाना, कई प्रकार की मिर्गी होती हैं। उसका इलाज दवाओं से हो जाता है। दवाएं ये हैं कि दवाएं थोड़ी लंबी चलती हैं, आदमी इसी में परेशान होता रहता है, अरे डॉक्टर साहब आप 1-1.5 साल की आप बता रहे हैं कि इतना कोर्स हो गया, इतना लंबा दवा कैसे कोई खाएगा। लेकिन है उसका क्योर जो है यही है कि एक टाइमली में अपना दवाएं लेते रहे, स्किप नहीं करे दवाओं को। अगर 1-1.5 साल अगर उसका सही से अगर हो गया है, फ्री हो गया है, सीजर फ्री है, तो फिर हम लोग अगले 2-3 महीनों में दवाएं उसकी बंद कर देते हैं। आदमी बस इसीलिए परेशान है कि लंबी दवाएं चलती हैं, और उसका कॉज हम लोग ढूंढते हैं आखिर मिर्गी आ किस वजह से रहा है। जैसे मोस्ट कॉमन हम लोग जितने भी आते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को एक न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम के एक कीड़ा होता है, जो कि अनहेल्दी फूड खाने से, बाहर का पका खाने से वो ब्रेन तक पहुंचता है, और वहाँ पे वो जो है कुछ उनके रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये झटके आते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन यही हमें देखने को मिलता है। और कुछ ट्यूबरकुलर में रहते हैं, कुछ ट्यूमर्स वाले भी रहते हैं कि उसमें आता है, तो उस चीज़ के हिसाब से उसको किया जाता है। कुछ में दवाएं चलती हैं, कुछ में जो है हमें सर्जरीज करनी पड़ती है। हाँ, और ये है कि मिर्गी का दौरा अगर आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए, और मेडिसिन से पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब हम आपके हॉस्पिटल में विजिट कर रहे थे तो वहाँ हमने एक बोर्ड देखा था कि 1000 से ज़्यादा सर्जरीज। तो वो ठीक है, आपके प्रोफेशन के लिए 1000 सर्जरी काफ़ी बड़ी बात है गोरखपुर जैसे शहर में, बट आप ऐसा बताएंगे एज अ चिकित्सक कि जिससे युवाओं को उस सर्जरी वाले फेज तक पहुंचना ही ना पड़े, ऐसी जीवन शैली में क्या बदलाव वो करें कि जिनको सर्जरी की नौबत ही ना देखनी पड़े। हाँ, एक्सीडेंटल केसेस छोड़ करके, और एक्सीडेंट भी होते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिकॉशन बता सकते हैं? जी, देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए सभी के लिए। मैं कहता हूँ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने चाहिए। दूसरी बात रहती है कि हम लोग तो न्यूरोसर्जन हैं, आए दिन देखते रहते हैं हेड इंजरीज वगैरह हो गई हैं, और ट्रैफिक भी हम लोगों को ये बताता है, अगर हम घर से बाहर अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट अपना यूज़ करें, 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें। आपने बाहर के देशों में देखा होगा, वो साइकिलिंग भी करते हैं तो एक हेलमेट लगा के चलते हैं। बिल्कुल। वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि वहाँ पे ट्रैफिक वाला फाइन मार देगा, वो मत। उनको पता है कि अगर हमें चोट लगे तो ब्रेन हमारा सबसे सॉफ्ट एरियाज़ हैं, अगर उसमें चोट पहुँची तो आदमी किसी भी लेवल तक जा सकता है। इवन मल्टीपल टाइम्स लोग कोमा में रहते हैं, कितने दिन तक कोमा में रहेंगे, कैसे क्या है। तो ये मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जिससे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न मेरा ये भी है कि जिस समय सीमा पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग स्टार्ट है, तो बीइंग अ डॉक्टर सतीश नायक जी देश की सेवा कैसे करेंगे? देखिए, किसी कारणों से हम लोग सेना में तो नहीं जा पाए, लेकिन बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी सेना के जवान हैं, उनकी फैमिलीज जो भी यहाँ पे हैं, मेरे लायक जो भी हो सकता है कि जैसे अगर उनको किसी भी न्यूरो की अगर प्रॉब्लम रहती है तो मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे जैसे जहाँ तक मेरा हो सकता है, मतलब जो भी फौजी भाई हैं, सारी चीज़ें हैं, अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, अगर उनको न्यूरो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे हॉस्पिटल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका फ्री ऑफ
कॉस्ट इलाज जो है वो मेरी तो जिम्मेदारी। अभी आप कहाँ उपलब्ध हैं, किन जगहों पे गोरखपुर में? मैं जो है चंद्रा लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने है, जी। उसके बाद न्यू आनंद लोक हॉस्पिटल, ये 2 मेरे प्राइमरी सेंटर्स हैं जो छात्र संघ चौराहे पे है। न्यूरो ट्रॉमा सेंटर करके आनंद लोक में है, वहाँ पे मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। और जो भी वहाँ पे सेवाएं हैं वो मेरे थ्रू ही उपलब्ध है। और जो मैं ये फौजी भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, इन दोनों हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी अपना वो ले सकते हैं। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी सेना में कार्यरत जवान है और उसका परिवार गोरखपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है, और यदि उन्हें न्यूरो संबंधी कोई भी समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर साहब के पास जा करके अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। तो आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे थे। हम इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे इस कार्यक्रम के डिजिटल पार्टनर हैं वी मीडिया क्रिएटिव्स, और हम इस बात की आपको एश्योरिटी देते हैं कि हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके समक्ष लेते आते रहेंगे। धन्यवाद।